हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म को डिटेल से समझेंगे विद इसके एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? बेटे एंड ब्लैक। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेटे एंड ब्लैक। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? बेटे एंड ब्लैक। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? इसका जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यानी जो मेटल होगा और जो लिगेंड होगा, इनके बीच जो बॉन्ड बनने वाला है वो आयनिक है, नॉट कोवैलेंट, नॉट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो मेटल और जो बॉन्ड लिगेंड है, इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होने वाला है? आयनिक होने वाला है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो लिगेंड है उनको या तो हम एनाइंस कंसीडर करेंगे और या फिर उनको डाइपोल। डाइपोल समझते हो ना? जैसे वाटर हो गया तो वाटर क्या हो जाएगा? H2O। तो एक तरफ क्या आएगा? माइनस, एक तरफ क्या आएगा? प्लस। तो यही क्या कहलाता है? डाइपोल। और नेगेटिव लिगेंड है तो उसको एनाइन माना है। बोलो, क्योंकि एनाइन होगा तभी तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बनेगा। समझ गए? क्योंकि मेटल के आयन होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला है जो नेगेटिव लिगेंड है वो एनायंस होगा, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, ऑक्सलेट। ठीक है ना। और जो इसको क्या मानेंगे हम लोग? पॉइंट नेगेटिव, यानी नेगेटिव मानना है। और जो न्यूट्रल होंगे उनको क्या मानेंगे? डाइपोल। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने हो गए। और इसमें तीसरी बात क्या है? नो ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इसमें किसी भी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन नहीं है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो भाई इसमें आगे की बात यह है कि जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, तो जब तक इसके पास कोई लिगेंड नहीं आएगा, यानी इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, तब तक इन डी ऑर्बिटल की, यानी डी जितने भी 5 ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसका मीनिंग समझे? सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है ना। इस ऑर्बिटल के नाम भी आपको पता होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू। ठीक है ना। इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। अब जैसे ही इसके सामने लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये जो लिगेंड मेटल का डी ऑर्बिटल है, इसकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, यानी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। सही है। और जैसे ही मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? यहाँ पर खेल है। इसके जो ऑर्बिटल है वो 2 सेट में ब्रेक हो जाएंगे, T2G सेट और EG सेट। इनका जो ब्रेक डाउन है ये क्रिस्टल फील्ड पर डिपेंड करती है। क्रिस्टल फील्ड मतलब इसकी ज्योमेट्री, मतलब ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, इसके हिसाब से अलग अलग स्प्लिटिंग होती है। ठीक है ना। अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे और EG ऊपर। ठीक है ना। इसके जो बीच का एनर्जी गैप है इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। ठीक है ना। तो पूरा टोटल होता है 1, तो इसका 0.2 0.2 0.2, तो ये कितना बढ़ गया? इस यहां तक कितना बढ़ गया? 0.2 0.2 0.2 0.6 बढ़ गया। और इसके रिस्पेक्ट में देखो ये घट गया है, कितना? 0.2 0.2, यानी माइनस का 0.4 घट गया। ठीक है ना। इससे भी बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे की बात करते हैं। अगला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कैसे डी ऑर्बिटल ब्रेक होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब कोई लिगेंड आएगा तो क्या होगा? इस मेटल और लिगेंड के बीच जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? वो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से ये डी ऑर्बिटल ब्रेक होते हैं। पहला सिस्टम तो ये है। ठीक है ना। दूसरा क्या है? इसका रीजन मेन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। इसकी वजह से ये क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स ब्रेक हो जाते हैं। दूसरा है, ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड पर, मतलब ऑक्टाहेड्रल है तो अलग टाइप का, टेट्राहेड्रल है तो अलग टाइप का, स्क्वायर प्लेनर है तो अलग टाइप का। इनकी डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल।
तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, पहले इसका ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री देखो। ये हो गया आपका मेटल और इस तरीके से आपके लिगेंड होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये 6। अब ये 6 है तो आप सोच रहे हो ऑक्टाहेड्रल कैसे है, इसकी 3D बनाएंगे, ऊपर से 4 हेड, नीचे से 4 हेड, ऑक्टाहेड्रल होंगे, ठीक है ना। लेकिन लिगेंड 6 होते हैं। तो सबसे पहला ऑक्टाहेड्रल में कैसे होगा, तो भाई इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे T2G और EG, तो G क्या है, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री या जीरेट बोलते हैं, इसकी वजह से G लगाते हैं, ठीक है ना, वो वाला G नहीं है। तो इसमें जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से देखिए, DH2 और DH2I2 और DZ2, ये ऑर्बिटल्स आपको पता होंगे कैसे होते हैं, ठीक है ना। अगर इन ऑर्बिटल की बात करें तो पहले समझो, DZ2 और DH2I2, तो ये मान लिया x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये ऐसा होता है, ये देखिए इनके लोब ऐसे होते हैं, तो ये आपका बनेगा DH2I2, इनको बोलते हैं एक्सियल लोब, ठीक है ना। और कुछ होते हैं प्लेनर, जिनके लोब प्लेन में होते हैं, जैसे DXY, DYZ और DZX, ठीक है ना। तो ये एक्सियल लोब होते हैं, तो ये क्या करते हैं, दीज ऑर्बिटल पॉइंट्स डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, जहां से लिगेंड लगा है उसी के अलोंग, ये एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो जब अप्रोच करेंगे तो उनकी क्या होगी, उनको मैक्सिमम रिपल्सन फील होगा, और जिसकी वजह से DH2I2 और DZ2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, EG सेट। क्या बोलेंगे, EG सेट। ये आपका XY, YZ, ZX और ये हो गया X2Y2 और ये Z2, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। बाकी जो ऑर्बिटल्स थे, जो प्लेनर थे, DXY, DYZ, DZX, ये सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, इनके लोब एक्सिस पर नहीं, बीच में होते हैं। तो इनको क्या होगा, इनसे कम रिपल्सन फील होगा, कम रिपल्सन फील होगा, इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये आपका बीच में बैरी सेंटर होता है, यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं कितना कम और कितना ज्यादा हो गया। समझ गए बात को। चलिए आगे की बात बोलते हैं। बैरी सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है कि नहीं। ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव एवरेज एनर्जी, इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डिंग ऑफ स्प्लिटिंग, यानी इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जब हो गई तो भाई इसमें फिर वही बात आया कि यहाँ से इसकी टोटल 1 मानते हैं, तो ये 0.2 0.2 0.2, तो कितना हो गया 0.6। देखिए इसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया, ठीक है। और इसका देखो क्या हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, घट रहा है, 0.2 0.2, तो देखो 0.4 घट गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। तो T2G सेट में ये 3 ऑर्बिटल आते हैं और EG सेट में ये 2 ऑर्बिटल आते हैं। EG सेट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, T2G की क्या होगी, कम होगी, लोअर एनर्जी। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, वाई EG इज हायर एनर्जी, इसके बारे में अभी बात किया, एक बार और कर लेते हैं, ठीक से कहना क्या कहा चाहता है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल अलोंग द X, Y और Z एक्सिस। दिस इज डिफाइनिंग द ज्योमेट्री फीचर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक्सियल में क्या होगा, तो एक्सियल में ये आते हैं DX2I2 और DZ2 ऑर्बिटल हैव देयर लोब्स पॉइंटिंग डायरेक्टली अलोंग द X, Y और Z एक्सिस exactly where the ligand are approaching. This create the maximum electrostatic repulsion और इसी वजह से EG की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, नॉन एक्सियल वाले क्या होंगे, DXY, DYZ, DZX ऑर्बिटल, ये T2 जैसे होते हैं, हैव lobes pointing between the axis away from the incoming ligand, they experience significantly less repulsion, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। और T2G और EG में अगर पूछा जाए किसकी एनर्जी ज्यादा, तो भाई ये एनर्जी है, तो कहोगे सर EG की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू T2G। पहले कहां भरेंगे, T2G में, फिर इलेक्ट्रॉन भरेंगे EG में। चलिए आगे की बात करते हैं। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट का भाई फार्मूला है, ठीक है ना। अब ये फार्मूला कैसे आया, इसको जरा समझ लेते हैं। एक फार्मूला याद करिए और ये सभी में लगभग लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका T2G और ये हो गया आपका EG। यहां से आपने देखा ये आपका बैरी सेंटर, ये वैल्यू कितना है 0.2 0.2 0.2 यानी 0.6, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.4। माइनस का मतलब घट जाना, प्लस का मतलब बढ़ जाना, ठीक है ना। तो कैसे इसको
कैलकुलेट करेंगे तो आपको लिखना है T2G में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो आपको यहां रख देना है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, माइनस का 0.4 से, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है Eg में, यहां भरेंगे अभी देखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, प्लस ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो x है वो क्या है, x का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सर डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे यहां कुछ पेयर होंगे और कुछ यहां पेयर होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस, मान लिया यहां 3 पेयर है और इधर मिला के देखा 2 पेयर है, तो 3 में से 2 गया 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, क्या है P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। ये क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड इन द d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल, वो पेयर करेगा। अगर मान लिया पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी उसको पेयर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसका मतलब वो पेयरिंग नहीं करेगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, जल्दी से पेयर कर जाएगा, इससे पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आसानी से पेयरिंग कराएंगे, यानी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, इसको डील करेंगे ऐसे। आगे की बात करते हैं, तो ये निकालना सीखे भाई कि नहीं सीखे, एक्स निकाल लेंगे, ये पेयरिंग एनर्जी है, बाकी इस फार्मूले को ध्यान रखिए, यही सेम फार्मूला टेट्राहेड्रल में यूज करेंगे, बस यहाँ पे साइन बदल देना। सर मतलब ये 0.4 जो माइनस का है प्लस कर देना, बाकी T2G ही लिखो, वैसे टेट्राहेड्रल में G यूज नहीं करते, और यहाँ पर जो प्लस का लिखा हुआ यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देना, बाकी सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है ना, एक फार्मूला याद करिए, टेट्राहेड्रल पर भी अप्लाई करिए। आगे की बात करते हैं हम लोग भाई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या है, T2G और Eg के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है एनर्जी का, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जबकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, यानी जब लिगेंड मेटल के ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, तो वही एनर्जी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हालांकि दोनों को इसी से लिखते हैं CFSE, एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अलग अलग है भाई। तो इसमें क्या है भाई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, तो ये है एनर्जी रिलीज टू स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of a transition metal complex in a crystal field as compared to hypothetical spherical field, उसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे। चलो आगे की बात करते हैं, CFSE ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि ये रिलीज होता है एनर्जी स्टेबलाइजेशन के लिए, जितना ज्यादा CFSE की वैल्यू आएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। CFSE की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, किसके किसके लिए, D0 और D5 हाई स्पिन में, और D10 में तो भाई 0 आएगा। कैसे आएगा अभी हम लोग कैलकुलेट भी करने वाले हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो CFSE को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है चार्ज, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल पे उसका CFSE ज्यादा होगा। दूसरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसमें देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, फास्फोरस डोनर, और दूसरा क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर, हेलोजन डोनर और सल्फर डोनर। इनके हिसाब से भी हम बता पाएंगे कि कैसा उसका होगा, यानी कहने का मतलब स्ट्रॉन्गर डोनर एटम होगा उसका लार्जर क्रिस्टल फील्ड होगा, उसका CFSE ज्यादा होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है भाई, वो है टाइप्स ऑफ मेटल, यानी किस टाइप का है, 3D का है कि 4D का है कि 5D का है। तो 5D का होगा तो उसका क्या होगा, CFSE ज्यादा होगा, उससे कम 4D, सबसे कम 3D का होगा। इसके अलावा पेयरिंग एनर्जी, अभी बात किया, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रिस्टल फील्ड यानी CFSE ज्यादा है, P कम है। P कम है मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, P कम है यानी वीक फील्ड लिगेंड है, उसका मतलब लिगेंड क्या है, वीक फील्ड है, और पेयर मुश्किल से करा पाएगा, और मुश्किल से करा पाएगा तो मतलब पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है ना, और एग्जांपल से समझते हैं कहना क्या चाहता है। तो पहला एग्जांपल देखिए, जैसे वाटर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है,
सबसे पहले इसमें कंडीशन दिया है कि CFS ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है ना। तो इसके हिसाब से सवाल को डील करना होता है। अगर इसमें देखा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, इसका मतलब पेयरिंग कर लेगा। इसके हिसाब से सवाल को आपको देखना होता है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जी सर इसका एटॉमिक नंबर ये होता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फिर चेक करिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो भाई पेयरिंग नहीं कराएगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे आपने लिख लिया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा आपने, 1 2 3 4 5 6, फिर लास्ट वाला यहाँ भरेंगे, तो पेयरिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, T2G में 4, 1 2 3 4, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया है आपने, कैसे किया है, तो वही फार्मूला है पहले वाला। तो माइनस का 0.4 इंटू 4, ये 4 कहाँ से आया, T2G के इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या कर देंगे 0.6 इंटू ये Tg के इलेक्ट्रॉन, और प्लस ये 0p कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, एक में से एक या 0, समझे कि नहीं समझे। यहाँ देखिए इस वाले में Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जी सर +2 में, D में 6 आएगा। तो आपको पहले नॉर्मल भरना होता है, फिर चेक करो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पेयरिंग करा देगा, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में T2G में 6 आएगा, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 आएगा। इसका CFSE निकालो तो -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, प्लस 0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, और ये डिफरेंस यानी यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यहाँ पर 1 पेयर, तो 3 पेयर माइनस 1 पेयर कितना आएगा, 2p, समझे कि नहीं समझे। चलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। अब ऐसा किस लिए होता है, इसका जरा रीजनिंग भी समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसमें क्या है, in the tetrahedral field ligands approaches the metal ion between the axes, ये ध्यान रखेंगे, not along them. This is the fundamental geometric difference from octahedral case. आइए इसमें जो ऑर्बिटल थे dx2y2 dz2, इनकी एनर्जी लोअर होती है, क्यों, क्योंकि लोड्स बिटवीन द एक्सेस इनका मिनिमम रिपल्सन होगा, और जिनका मिनिमम रिपल्सन होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी जो ऑर्बिटल्स थे dxy, इनकी हायर एनर्जी हो जाती है, क्योंकि लोब्स अलोंग द एक्सिस होंगे, इनका मैक्सिमम रिपल्सन होगा, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसीलिए इसमें E वाला नीचे और T2 वाला ऊपर, यहाँ पर G वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग हो गई, और ये सेम फंडामेंटल में है, तो 0.2 0.2 0.2, देखो 0.6 क्या हो गया, माइनस हो गया इसके रेस्पेक्ट में, और इसका देखिए 0.2 0.2 यानी 0.4 इसका बढ़ गया, सेम है जा। बाकी फार्मूला वही है आपके सामने, बस आपको साइन क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है ऑक्टा और टेट्रा में। आगे की बात करते हैं हम लोग, इनका जो रिलेशन आता है वो क्या है, टेट्राहेड्रल की CFSE और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू होता है कितना, 4/9 इंटू डेल्टा O, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है इसका मीनिंग, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इसलिए डेल्टा T की वैल्यू जो होता है डेल्टा O से कम होता है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, उधर ले जाइए तो वैल्यू कम आएगी ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे की बात देखना है, तो ये कैसे आया, ये फैक्टर भी ध्यान रखेंगे, वो 4/9 कैसे आया। पहला तो ऑर्बिटल ज्योमेट्री फैक्टर 2/3, यानी कहने का मतलब इन टेट्राहेड्रल फील्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्ट क्रिस्टल रिपल्सन इज 2/3, है कि नहीं। फॉर द ऑक्टाहेड्रल ओनली 2/3 ऑर्बिटल्स ऑफ द फीस डायरेक्टिंग द लिगेंड, तो इसका मतलब क्या, टोटल इसमें भर जाएंगे, 2/3 यहाँ से आ गया। इसके अलावा देखिए 4 लिगेंड्स अप्रोचिंग द टेट्राहेड्रल वर्सेस 6, यानी 4:6 का रेशियो, यानी 4:6 को सिंपलीफाइड में क्या लिखेंगे, 2/3, तो वही 2/3 और उसका 2/3 कितना हो जाता है, 4/9। इसको जरूरत नहीं, बस इसको आप लोग को ध्यान रखना है, बस कैसे इसको सवाल में डील करेंगे। ये वही बात कह रहा है कि कैसे फैक्टर आया, तो ओनली 2/3 फैक्टर कहाँ से आया, लोब फेज डायरेक्टेड द रिपल्सन इन टेट्राहेड्रल वर्सेस ऑक्टाहेड्रल। दूसरा क्या है, 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल वर्सेस 6 में 4/6 को हम लोग 2/3 सिंपलीफाइड करके लिख देंगे, तो वही बात कर रहा है 2/3 4/9। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, यानी कौन कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे। कलर पता चलेगा डीडी ट्रांजिशन से और चार्ज ट्रांसफर की वजह से पता चलेगा। इसके अलावा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपने सुना होगा, एक्सियल डिस्टॉर्शन। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डाया है कि पैरा है, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा n+2 बोर मैग्नेटॉन, और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा ट्रांस इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी कोई लिगेंड अगर स्क्वायर प्लेनर में है तो कौन सा उसमें लिगेंड हम लेके आए तो ट्रांस को शिफ्ट कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। इसके अलावा CFSE निकालना हम लोग सीख ही गए हैं, ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में, तो ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे बल्कि लिगेंड्स, बल्कि समझते हो बड़े वाले बल्कि लिगेंड्स फेवर द टेट्राहेड्रल, और वीक फील्ड लिगेंड्स ये भी टेट्राहेड्रल को फेवर करते हैं, ठीक है। लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी टेट्राहेड्रल को फेवर करेंगे, और D10 वाले तो हमेशा टेट्राहेड्रल ही होते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा अलग टाइप का, इसको ध्यान से देखिए कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए, तो जो ये d ऑर्बिटल 5 थे, तो पहले तो ये ऑक्टाहेड्रल की तरफ ब्रेक होंगे। ऑक्टाहेड्रल के बाद इसमें देखिए 2 ऑर्बिटल फिर से ये टूट गए, पहला ये वाला XY वाला और दूसरा ये YZ और ZX, तो ये इनकी स्प्लिटिंग कुछ ऐसी है। इसके अलावा इनके 2 टूट गए, ये पहला X2Y2 और ये Z2, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है Δ1 Δ2 Δ3, इस तरीके से इनकी स्प्लिटिंग है। तो Δ1 Δ2 Δ3 में Δ1 ज्यादा, Δ2 उससे कम, Δ3 से सबसे कम होता है। और ये रिलेशन याद रखेंगे आपको, स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर इनका रिलेशन की बात करेंगे स्क्वायर और ऑक्टा में कितना होता है, तो 1.3 इंटू डेल्टा ओ बराबर डेल्टा SP, SP मतलब स्क्वायर प्लेनर। आगे की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कैसे बना होगा, तो ये कैसे बनता है इसको जरा समझिए। पहला इसमें बता रहा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डेराइव फ्रॉम प्रोग्रेसिव रिमूविंग ऑफ 2 एक्सियल लिगेंड, यानी जो ये M था ना ऐसा, ये वाला, तो ये वाला जो लिगेंड है और ये वाला लिगेंड है, अगर हटा दिया जाए तो देखो स्क्वायर प्लेनर बना कि नहीं बना, समझ गए। फिर अगला क्या रहा, व्हेन द एक्सियल लिगेंड्स आर कंप्लीटली रिमूव रिजल्ट इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए। then this is why square planar complexes are particularly common for D8 metal ion, जैसे Pt+2 Pd+2 Ni+2 Au+3, लार्ज डेल्टा sp होता है, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशंस में पहला क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। काइनेटिक स्टेबिलिटी में क्या होता है, लेबाइल और इनर्ट। लेबाइल का मतलब जिसमें लिगेंड आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और इनर्ट में क्या होते हैं, लिगेंड सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। उसके अलावा जितना ज्यादा CFSE उसका स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का उतना ही बेहतरीन होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आगे की बात करेंगे हम लोग, तो स्टेबिलिटी फैक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे पाई एसिड लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है और अदर लिगेंड है। तो चिलेटिंग समझ में आ रहा है, चिलेटिंग का मतलब क्या, जो रिंग बनाते हैं इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है ना। तो बच्चे बस चिलेटिंग चिलेटिंग चिल्लाते हैं, इसी को पहले ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या पाई एसिड लिगेंड है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, CO, ठीक है। चिलेटिंग मतलब रिंग वाले, बाकी तो आपके अदर लिगेंड में कोई ले लो, तो हमेशा इसको ध्यान देंगे, पाई एसिड लिगेंड चिलेटिंग के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से, तो इसको ध्यान रखेंगे भाई। आगे की बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ CFT में, अगला, ठीक है ना, जितना ज्यादा CFSE, ठीक है ना, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगा, वो लिगेंड क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही पावरफुल होगा, ग्रेटर CFSE होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। दूसरा CFSE ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का आएगा उसका CFSE क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, साइज का इन्वर्सली होता है CFSE, समझ पा रहे हो ना। और अगला CFSE Z इफेक्टिव की डायरेक्टली होता है, ये बात कर चुके हैं, 3D 4D 5D में 5D का सबसे ज्यादा होता है।
ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा, देन आफ्टर देन टेट्रा। इसके अलावा चिलेट और पाई एसिड लिगेंड के बारे में बात करके सबसे पहले पाई एसिड देख लो, फिर चिलेट देख लो, इससे भी स्टेबिलिटी पता चल जाता है, CFC ज्यादा हो जाता है। आगे की बात करते हैं कलर। कलर में क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका लिगेंड है ना, ये यहाँ पे अप्रोच किया तो ये मेटल के ऑर्बिटल ब्रेक हो गए। पहला हो गया आपका T2G और दूसरा हो गया EG। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तुमने इसके ऊपर मार दिया फोटोन, तो जैसे तुमने फोटोन मारा तो इसकी क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है, इसकी भी एनर्जी होती है। जब दोनों की एनर्जी लगभग सेम हो तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस के दौरान इसमें एनर्जी का ट्रांसफर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ये यहाँ जंप कर जाएगा। अब जंप करके रुकेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो जितनी एनर्जी रिलीज किया था उतनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज करेगा, और वही चीज हमको विजुअल रेंज में दिखेगी। ठीक है ना, तो दिखने मतलब क्या, कोई ना कोई कलर होगा विजुअल में, विबग्योर, तो उसको बोलते हैं क्या, डी डी ट्रांजिशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी डी का सेट है, ये भी डी का सेट है, तो कूदिंग कहाँ हो रहा है, डी में हो रहा है, जिसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर 0 है या 10 है तो उसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि 0 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं कूदने के लिए और 10 में सब भरा है, तो कोई कलर उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और भी कलर के रीजन्स होते हैं, जैसे LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके एग्जांपल याद रखेंगे, KMnO4 इसका कलर पर्पल होता है, और भी एग्जांपल K2Cr2O7 है कि नहीं, CrO4 2-, इनका सबका रीजन यही है। इसके अलावा MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसका रीजन होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनिल होते हैं, इसमें उल्टा होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसकी वजह से भी कलर आता है। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल देखिए, Zn+2 पूछ रहा है कलर्ड है कि कलरलेस, तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 4s2 3d10। आप क्या करेंगे, +2 है तो इसको 0 कर देना, d में कितना आ रहा है 10, नो dd, कलरलेस। कैसा बोलोगे इसको, कलरलेस। चलो कॉपर +2 को देखो, कॉपर +2 यहाँ 29 होता है, इसको कैसे लिखोगे, 4s1 3d10, कितना लिखा है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से हटाना है और एक यहाँ से हटाना है, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बचेगा 9। समझ में आएगा नहीं है, अब 9 है तो इसमें डी डी ट्रांजिशन तो होगा, तो ये क्या होगा, कलर्ड होगा। कैसा होगा, कलर्ड होगा। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला है कलर के बारे में सबसे जो बेहतरीन पॉइंट है वो क्या है, CFSE। इसमें थोड़ा फिजिक्स अप्लाई करिए, अपने फार्मूला पढ़ा होगा, E बराबर क्या, SC/λ। ठीक है ना, तो भाई लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अब भाई किसी का वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी क्या होगा, कम, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा, अगर वेवलेंथ का मतलब क्या है, जैसे विबग्योर आप पढ़ते हैं, ये हो गया आपका विबग्योर। ठीक है ना, तो भाई रेड का क्या है, लैम्डा ज्यादा है, सही बात है ना, रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, इसका मतलब एनर्जी कम होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, CFSE उस एब्जॉर्ब एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा CFSE उसका एब्जॉर्ब एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब उसका वेवलेंथ कम होगा। समझ गए ना बात को, बस यही हमें कहना था। अच्छा, कुछ जेईई में क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम करते हैं, भाई ये फार्मूला कहीं आपको रेयरली मिलेगा, ये क्यों फ्रेम किया गया सवाल के हिसाब से, क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करा जाएगा। अच्छा, केमिस्ट्री में भी आता, हाँ आता तो नहीं, इनडायरेक्टली पूछता है। कैसे करोगे, देखो H की जगह पर H लिख दो, जी सर, C की जगह पर C लिख दो, और सर 1/λ क्या होता है, क्या होता है, न्यूबार वेव नंबर। ये देखिए, क्योंकि यही स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं न्यूबार, तो SC न्यूबार के टर्म में भी आएगा। इससे भी आप सवाल आसानी से कर पाएंगे अगर ये फार्मूला आपने समझा। चलिए आगे की बात करते हैं। LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है FeCO का होल 5, इसका कलर होता है येलो। इसमें डी ट्रांजिशन आंसर मत भर देना भैया, क्यों, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, इसका रीजन क्या है, LMCT। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है KMnO4 K2Cr2O7, ये क्या है, MLCT, मतलब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर।
इनके कलर आपको पता होगा, Camino 4 का क्या होता है, पर्पल, K2 Cr2 7 का येलो या ऑरेंज रेड, ठीक है ना। चलिए, इनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, कैसे, जैसे आपने लाइट इसमें फेंका जी सर, अब आपने लाइट फेंका और देखिए एब्जॉर्ब हुई रेड, तो हमें दिखी क्या, ग्रीन कलर दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी जो कलर का कपड़ा पहने वो ऐसा नहीं, कैसा दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसीलिए जो बायोलॉजी में क्या होता है, जिसमें ग्रीन और रेड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसमें एरोनॉटिक्स में नहीं लेते ना, क्योंकि कलर रेड और ग्रीन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। मान लिया ग्रीन सिग्नल दिया, वो रेड दिख रहा है या समझ नहीं पा रहा, तो कंफ्यूजन हो सकता है, दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फेरोसिन, ये देखिए फेरोसिन जानते हो ना, ऐसे Fe और ऐसा आप रिंग बना लीजिए, नीचे सैंडविच का होता है, तो ये फेरोसिन, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। इसका भी रीजन क्या है, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आगे की बात करते हैं, अगला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, फिर भी रिवाइज के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कैसे निकालते हैं, म्याऊ बराबर नन्हे नन्हे प्लस 2, और ये बक्सा लगा देना और क्या लिख देना, बोर मैग्नेटॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आओ एक दो एग्जांपल ट्राई करो, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 30, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 4s2 लिखेंगे, फिर 3d10 करेंगे, फिर उधर से उड़ा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको उड़ाना ही है ना, तो कहाँ से उड़ाओगे भाई, आप यहाँ से उड़ाइए 4s से। तो यहाँ से जब 2 उड़ा दिया तो सर यहाँ तो 0 हो गया। हाँ, D में 10 आएगा और D में 5 बक्से होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो बोलो क्या आएगा, 2 2 2 2 2, सही है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्याऊ की वैल्यू 0। सर इससे पता क्या चलता है, अगर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही, मतलब डायमैग्नेटिक, समझ गए ना। चलिए आगे की बात, अगर 0 नहीं आया, कुछ प्लस आया, तो क्या मतलब, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। नेगेटिव तो आएगा नहीं, समझदार हो। चलिए कॉपर +2 का लिखिए 29, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, समझ लेना भाई, 4s 0 आएगा, 3d 9 आएगा, और d9 में कितने बक्से बनाओगे, 5। कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, हुंडे के अकॉर्डिंग, हुंडे ने क्या बोला था, एक एक भरना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ 1 अनपेयर बचा कि नहीं, बचा कि नहीं बचा, यहाँ पे फेंको और मजा देखो, 1, फिर क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 1 + 2, सॉल्व कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समथिंग पॉइंट में आता है, रख दीजिए। Fe+3 का देखिए 26 आएगा, कैसे लिखोगे, यहाँ पे 4s2 3d6, समझ पा रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाना है, तो 3 उड़ा दो, तो 2 यहाँ से उड़ा दिए, 0 हो गया। यहाँ कितना बचा, 5, इसमें बक्से भरोगे, 5 बक्से होते, एक एक भर देना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5, n की वैल्यू 5 लिख दो, यहाँ पर फेंक दो, मजा ले लो, 5 पॉइंट समथिंग, सही है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके देखें, आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। अगला है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये भाई जेई वाले काफी पूछते हैं, थोड़ा अलग से हट के है, इसको थोड़ा समझेंगे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मीनिंग क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल में होता है, ठीक। होता क्या है कि जब अगर एक्सियल रिपल्सन मानिए ज्यादा हो गया, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक। कंप्रेशन भी होता है, इलांगेशन भी होता है, दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर आपको इलांगेशन देखने को मिलेगा जॉन टेलर में। तो देखने को मिलेगा, कुछ तो ऐसे केसेस जहां देखने को ही नहीं मिलेगा, तो आपका टाइम बचेगा, वरना आप टाइम बर्बाद कर दोगे, इसमें होगा उसमें होगा, फर्जी। एक ट्रिक है, तो इसको समझो, जैसे हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, या हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉम्बिनेशन ये सिमेट्रिकल होते हैं, तो इसमें भैया नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, टाइम बच जाएगा ना। चलिए आगे की बात करते हैं। D3 है, D5 है वीक फील्ड लिगेंड, D6 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, टाइम बच गया ना। D8 है, D10 है, कभी भी देखो नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। ट्रिक की बात यह है कि 4 और 9 में ज्यादा देखने को मिलेगा, बात खत्म। लेकिन ये इससे आपका समय बच जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ पहला एग्जांपल है D4 या D9 इन हाई स्पिन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दो DZ ऑर्बिटल ड्रॉप इन एनर्जी और DH2 ऑर्बिटल राइज इन एनर्जी, और ये मोस्ट कॉमन है, इलांगेशन है। इलांगेशन में क्या है, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, बढ़िया बराबर लगा था,
अब क्या होगा, एक्सियल वाले लिगेंड ऐसे ऐसे एलोंगेट हो जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसको बताने वाले वैज्ञानिक जॉन टेलर, इसलिए इसका नाम पड़ गया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कंप्रेशन भी होता है, जैसे उसमें क्या होगा, DZ2 ऑर्बिटल राइज एनर्जी, इसका उल्टा होता है, ठीक है, DH2I2 ड्रॉप एनर्जी, ठीक है। तो इसको कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या होगा, ये वाले छोटे हो जाएंगे, वो उतना ही रहेगा, एक्सियल और उतना रहेगा, कंप्रेस वाले छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके से दोनों होते हैं, लेकिन एलोंगेशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ट्रांस इफेक्ट, ये भी जेई का फेवरेट है भाई। ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमने एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया और मान लेते हैं कि वो लेबाइल है, ठीक है ना। तो ये पता कैसे चलेगा इसमें आने वाला ग्रुप लेबाइल करेगा नहीं करेगा, ट्रांस पे आएगा नहीं आएगा, तो इसके एक सीरीज बनाया गया। जैसे सबसे पहले CN आएगा, CO आएगा, NO आएगा, C2H4 आएगा, इसके बाद इसी के आगे ये आप याद कर ले, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक। तो मान लिया कोई लिगेंड लगा हुआ है पहले से, ठीक है ना, अब उसमें CN आ रहा है, अरे CN सबसे पहले नंबर पे आता है, CN के अलावा कोई भी लिगेंड लगा है तो वो क्या करेगा, मान ली यहाँ पर कोई और लिगेंड लगा है मान लेते हैं और CN आया, तो ये क्या करेगा, इसको हटा करके इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कर देगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या कर देगा, एक ऐसा लिगेंड वहां पर लग जाएगा जो ट्रांस डायरेक्टिंग है। समझ गए ना, बस ट्रांस का मतलब यही होता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन ये सीरीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो सवाल आसानी से बनेंगे। आगे की बात करेंगे इनकी, भाई सब कुछ तो बात बढ़िया है लेकिन लिमिटेशन भी है। पहला वही जो इसका एप्लीकेशन था वही लिमिटेशन बन गया, प्योरली आयनिक होता है, प्योरली आयनिक यानी कोवैलेंट कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता है, ऐसा ही बताते, जबकि ऐसा सही नहीं है। और ये सिर्फ फोकस करते हैं मेटल के लिगेंड को, T2G EG है कि नहीं, D ऑर्बिटल टूटेगा, अरे लिगेंड का अपना भी ऑर्बिटल होता है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। ये आगे पढ़ते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी में हमारे जेईई के सिलेबस में है नहीं, तो हमें उसकी बात नहीं करना है, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, और कुछ चीजें जो नहीं एक्सप्लेन करता, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऑर्डर है इससे पता नहीं चलता है, बैक बॉन्डिंग के बारे में क्लियर नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ट्रांस स्पेक्ट्रा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी नहीं बताता है, और ये नेफ्लेक्सेटिव इफेक्ट यानी कभी कभी D ऑर्बिटल भी एक्सपेंड हो जाता है, इसके बारे में ये CFT एक्सप्लेन नहीं करती है। आई होप आपको CFT एकदम क्लियर समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जरूर आपको क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये टेबल याद कर लो, वो जुगाड़ याद कर लो, वो ट्रिक याद कर लो। हाँ ट्रिक ही मान लो, लेकिन हम जो आज हम लोग बात करेंगे वो सभी क्वेश्चन पे लगेगा। बस उसमें 10 ग्राम की मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को अप्लाई करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री के बनेगा आपको। लेकिन हाँ वो क्लासिकल चीज जो लोग पढ़ाते हैं वो हम भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में उसको एक गुलदस्ता के टाइप में आपको देंगे, उसको बनाना सीखिए, सारे सवाल करिए और बताइए सवाल सब मेरा बन रहा है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आइए पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, उसमें लिगेंड और मेटल का रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं आइसोमर, इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है आइसोमेरिज्म। हमारे सिलेबस में 2 है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, नाम सुना होगा। स्टीरियो में भी 2 है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो टेट्राहेड्रल में होता ही नहीं, कितना आसान हो गया। 6 में सिस ट्रांस मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, फेसियल और मेरिडियोनल। तो ये सब बहुत पुराने सवाल हो चुके हैं, अब नए में फेसियल मेरिडियोनल नहीं देखता, सब बच्चे याद कर चुके हैं। अब सवाल का ट्रेंड बदल गया है, पॉसिबल आइसोमर्स। अरे सर आपने इतने क्वेश्चन कराए, पॉसिबल वाला तो था ही नहीं, हाँ इसीलिए बताने आए हैं। अब आजकल का जो ट्रेंड है वो पुराने वाले नहीं आते सवाल, पॉसिबल मैथमेटिक्स लगाओ, कितने आइसोमर हो सकते हैं ये सही बताओ, इंटीजर में देगा, गलत भर दोगे अरे गलत हो जाएगा, यही सीखना है हमें। इसके अलावा ऑप्टिकल में आपने पढ़ा होगा, PPL लाइट को रोटेट करते, अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो है, एंटी क्लॉक घुमाया तो लीबो है, ये ऑप्टिकल में आता है, ठीक है ना। अगर इनका रोटेशन अपोजिट है, लेंसियोमर होते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इसमें याद रखना स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल होता ही नहीं। क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि इसमें होता है क्या, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल होते हैं टेट्राहेड्रल,
109 डिग्री होते हैं सारे सिमेट्रिकल, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो आपको पता चल गया डेक्स्ट्रो लीबो। आगे की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, एटम्स या फिर ग्रुप आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इंक्लूड्स आयोनाइजेशन, सॉल्वेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सब होते हैं। स्टीरियो में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आगे की बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये बहुत इजी है और यहाँ से जेईई के क्वेश्चन बहुत ही अब तो कम ही बन रहा है, ठीक है ना। पुराने सवाल आपने किए होंगे लेकिन फिर भी सिलेबस में तो पढ़ना है। पहला क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, सॉल्ट को हम क्या करें, पानी में डिसॉल्व कर दें, और डिसॉल्व करने से अगर उसमें डिफरेंट टाइप्स के आयन मिलते हैं, टाइप समझ रहे हो ना, अलग अलग टाइप के आयंस मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के आयन मिल रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भाई सेम होना चाहिए, और इनमें देखिए क्या फर्क है, कुछ नहीं फर्क है। ये काउंटर एनायन अंदर के लिगेंड से एक्सचेंज कर गए, इसको डिसॉल्व करने से सल्फेट मिलेगा, इसको डिसॉल्व करने से ब्रोमाइड मिलेगा, अलग अलग आयन मिल रहा है, कितना आसान है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगला देखिए, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट, ये स्पेशल केस है इसी का, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं, इसमें वाटर का होना तो बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल को देखिए, क्या एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर काउंटर एनायन वाटर एक्सचेंज हो रहा है, 6 थे 5 बचे। यहाँ पर देखो कितने कल्लू मिलेंगे, एक, यहाँ कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2। अच्छा यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ सही कर लो, ये 3 है, यहाँ पर 2, तो नंबर ऑफ आयंस क्या है, अलग अलग। तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट, बस इसमें वाटर का मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये तभी होगा जब एम्बिडेंटेड लिगेंड हो, यानी लिगेंड एक हो, उसके डोनर एटम 2 और एक समय में एक ही से जुड़ता है, जैसे CN- आपने सुन रखा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये एग्जांपल में देखिए फार्मूला सेम है, बस लिंकेज बदल गया, यहाँ बॉन्डिंग N से है और यहाँ बॉन्डिंग O से है, कितना आसान है भाई। आगे की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये तो बच्चा बच्चा पकड़ लेता, 2 बक्से होने चाहिए, है कि नहीं, 2 बक्से में से लिगेंड देखो एक्सचेंज कर लो और बन गया, समझे। ये भी लिगेंड आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या है, जब लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शो करे, लिगेंड जब खुद आइसोमेरिज्म शो करे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लिगेंड के ही पोजीशन मतलब एटम आपस में रीअरेंज करके आइसोमर बना ले तो लिगेंड आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉलीमराइज होकर उसका दूसरा फॉर्म बना ले, हालांकि ये रियल आइसोमर तो नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ किताबों में लिखा है। आगे की बात करते हैं, चलिए, तो ये 4 हमारे सिलेबस में, इनको ध्यान रखेंगे, और यहाँ से जेईई के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से। नाम क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशन, ये 2 प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो जीआई में क्या होगा भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस ट्रांस, फेशियल मेरिडियनल, ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो, लीबो, इनेंशियोमर, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको वही हम पुरानी चीजें पढ़ने के बाद आपको ट्रिक बताएंगे, परेशान ना हो। जिन बच्चों को मान लिया मैथमेटिक्स का पार्ट है कम समझ में आए, उसको करने में दिक्कत होती, तो भाई टेबल याद कर लो, खट से आंसर देना, सब आपके हाथ में, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन वो जो ट्रिक है वो आसान भी है और आसानी से आपके सही सवाल बनेंगे। हो सकता है टेबल इतना याद करने में दिक्कत हो, कोई भूल गए तो गलत हो जाएगा ना, लेकिन जानना तो दोनों है, दोनों जानते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर बता दे रहे हैं कि भैया जिसमें ABCDEF है भाई, ये तो हाइपोथेटिकल हम लोग मान के, जेईई वाले भी हाइपोथेटिकल मान के देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा AB और BC क्या है, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, AABB ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड है। इसी से टेबल हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर की बात कर ले, टेट्राहेड्रल की बात कर ले। तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन द मेटल, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ द लिगेंड। और इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इन द ट्रांजिशन मेटल, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। स्क्वायर प्लेनर में 4 होते हैं, इसमें 6 ट्रांस पाए जाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में नो GI, अभी बात किया था ड्यू टू सिमेट्री, और स्क्वायर प्लेनर में नो OI ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझता ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे ये बोर्ड है, इसमें ऐसे डालो तो ये कट जाएगा ना पूरा स्लाइस,
प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ पा रहे हो कि नहीं? खरबूजे को डालो प्लेन ऑफ सिमेट्री, रूम में डालो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। चलो तो ये होना चाहिए। आगे की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, सिस और ट्रांस। ये तो सबको पहचान में आता है कि सिस क्या है, ट्रांस क्या है। सिस का मतलब है लिगेंड्स आर एडजेसेंट, ठीक है। ट्रांस में क्या होगा, एक दूसरे से 180 या फिर अपोजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ईएन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, आजू बाजू है कि नहीं बोलो सर, ये सिस हो गया। यहाँ पर देखो अपोजिट हो गया, इसको देख लो अपोजिट हो गया, ट्रांस हो गया, सही है। हाँ, इसको समझो, फेशियल और मेरिडियोनल, ये तो स्पेशल केस है किसका, MA3 और B3, और किसी में होता नहीं है। A3 B3 मतलब 6 लिगेंड में से 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, तभी होगा। तो फेशियल का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल के फेस पर, अगर फेस समझ में ना आए तो 3 लिगेंड क्या होंगे, एडजेसेंट, फेशियल। इसके अलावा जो बचा मेरिडियोनल। वैसे इसका मतलब समझ लो, मेरिडियन झूला झूलते कि नहीं झूलता, हाँ झूलते हैं। ये देखो ये झूले वाला है, इसमें देखो 4 में से 3 एक ही प्लेन में पाए गए, तो मेरिडियोनल सबसे अच्छा है। फेस पकड़ लो, 3 एडजेसेंट नहीं तो मेरिडियोनल। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल, तो आपको याद हो गया होगा, नो जीआई ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है भाई, MABCD, याद आना है ABCD, 4 अलग अलग पॉसिबल लिगेंड इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें कितने बनेंगे, 2 टोटल बनेंगे। इसके अलावा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ठीक है, और है तो भैया नहीं होगा, जैसे MA4 मतलब ऐसे 4 लिगेंड लगेंगे, इसको घुमा करके देखिए एक जैसे आएंगे, तो उसमें फिर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी इनका डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, सिस ट्रांस पता करने के लिए इनका डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, घुमाने की बात भी तभी होता है, ठीक है। OI और GI। आगे की बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर में, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। ऑप्टिकल नहीं होता है, POS, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन टेट्राहेड्रल में GI नहीं, सिमेट्री। ऑप्टिकल पॉसिबल है, ठीक है ना, उसमें डेक्स्ट्रो होगा और लीबो होगा, इसी को बोलते हैं एंसियोमर। आगे की बात करेंगे, ये टेबल है, आप इसको चाहे याद कर लें चाहे समझ लें, जैसा चाहे। अभी आपको ट्रिक बताने वाले, परेशान ना हो। चलो जैसे MA4 है, कुछ बच्चे याद कर लिए, इसमें GI तो होता ही नहीं है, बोलो ना टाइम बचाने के लिए। अगर आपका टेट्राहेड्रल है, टाइम बचाना है, नो GI। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा स्क्वायर प्लेनर में नो आई, वाई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। टाइम बच गया, फर्जी टाइम नहीं बर्बाद करना, तो क्रॉस लगा इसीलिए नहीं होता है, ठीक। तो काहे को याद करना। अब आओ इसमें OI की बात कर रहा है, इसमें OI नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, खाली इसमें होता है। MABCD में 2 बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीबो। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, जैसे MA2, तो ये आपको देखिए इसमें नहीं होता है, इसमें होता ही नहीं GI, आपको पता पहले से। OI में याद रखेंगे, इसमें 2 बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीबो, और इस वाले केस में भी 2 बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीबो। आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। GI और OI, तो स्क्वायर प्लेनर में कैसे होता है, अभी आपने पढ़ा। GI संभव है, सिस ट्रांस। OI होता है कि नहीं होता है, बोलो। OI नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर उसमें POS हो जाएगा, नहीं होता है। चलो आगे की बात करेंगे। अब इसमें स्क्वायर प्लेनर में जैसे टेट्राहेड्रल में है, ठीक है, तो इसमें GI देखो, OI तो होता ही नहीं, पहली बात उसमें क्रॉस, आप इसको समझ लो चाहे याद करो, जैसा वैसे याद हो गया होगा। चलो इसमें क्या होगा, GI नहीं होता, क्यों, क्योंकि 109 डिग्री होता है। GI में क्या होता है, या तो एंगल चेंज हो या तो डिस्टेंस, सबके 109 ही रहेंगे, क्योंकि सारे सेम लिगेंड है ना, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है। MAB3 इसमें भी नहीं होता है, इसमें होता है 2, इसमें होता है 2, इसमें होता है 3, ठीक है। अब ये कितना याद करेंगे, तो अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक क्या है, ट्रांसपेयर बनाओ, एक लिगेंड बनाओ। अरे बनाने का टाइम कहाँ होता है एग्जाम में, अभी बताते कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। मॉड्यूल लेके आओ, मॉडल बनाओ, ऐसा वहाँ टाइम नहीं होता है। आप देखिए क्या बनाएंगे, तो आपको एज्यूम तो करना पड़ेगा, 3D आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेयर बनाएंगे, यही ट्रिक है। कैसे बनाएंगे, जैसे MABCD का बनाना है,
तो आइए बनाते हैं ट्रांसपेयर। तो पहले किसी एक को सिलेक्ट कर लो भाई, हमने एक को सिलेक्ट कर लिया, तो ए के साथ बी ट्रांस हो सकता है, पॉसिबिलिटी सही है। फिर ए का सी के साथ ट्रांस हो सकता है, सही बोलना भाई। फिर ए का डी के साथ, बताओ ए के साथ और किसी का ट्रांस संभव है? सर नहीं। 10 ग्राम की मैथमेटिक्स, कितने पॉसिबिलिटी हो गए? 3 आइसोमर 3। क्यों याद करें टेबल भाई, क्यों याद करें टेबल? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बनाना सीखिए ट्रांसपेयर, अपने आप बनाना, हमने बताना, सारे सवाल लगेंगे। हाँ, ये टेबल उनके लिए है जो लोग नहीं बनाना समझ पाते या समस्या होती है, वो याद कर लेंगे, सवाल कर लेंगे, सवाल दोनों से बनेगा, मेरे हिसाब से बेस्ट है। चलिए अगले सवाल पर ट्राई करके बताना है, ठीक है ना। जैसे ये आपके सामने है, तो जी आई ओ आई तो होता ही नहीं है, हटाओ, ठीक है ना। इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, सब देख लीजिए, ठीक है। इसमें 2 होते हैं भाई, सिस ट्रांस, ये सब सवाल पुराने हो गए। सिस ट्रांस नहीं पूछता है, पॉसिबल पूछता है। 3, 5, 15, 30, इतने भी होते हैं, पागल हो जाएंगे बनाते बनाते। इसीलिए ट्रिक बताया, ट्रिक से करो, ठीक है, या फिर टेबल से करो, याद करके जाओ, छम से आंसर आएगा। सर एबीसीडी के क्वेश्चन नहीं आएगा? नहीं, उसमें लिगेंड लिखा होगा। MABCD का मतलब ए अलग टाइप का लिगेंड, बी अलग टाइप का, सी अलग, डी अलग। यार ये मैथमेटिक्स है भाई, 4 लिगेंड अलग अलग होंगे ABCD। क्वेश्चन में ABCD नहीं लिख के आएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपने पढ़ाया था सर वो ABCD तो आया ही नहीं, वहां NH3 लिखा था, PY लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था। ABCD मतलब 4 अलग अलग, जैसे A4 लिखा है, यानी चारों लिगेंड सेम होंगे ना। MA2B2 दो एक टाइप के, दो एक टाइप के होंगे, है ना। बस यही ध्यान रखेंगे। सर आपने सब पढ़ा दिया, वहां AB2 ABCD ढूंढते रह गए, सवाल में मिले नहीं। तो डिस्क्लेमर है भाई, बता दे रहा, सवाल प्रैक्टिस करके पहले जाना, एग्जाम के दिन मत बताना। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में भाई बात कर लो, यही सवाल है जहां से ज्यादा आता है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें GI भी पॉसिबल है और OI भी पॉसिबल है। तो पूछेगा टोटल कितने पॉसिबल, खूब माथा पच्ची करना पड़ेगा, स्टार लगाइए। ज्यादातर सवाल 70 से 75% क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा, लिख लीजिए। और हर बार का पेपर उठा के देखिए, आजकल के ट्रेंड में यही आ रहा है। आप कहोगे यस, कमेंट में बताना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों संभव है, टाइम बचाने का मौका ही नहीं देता सवाल में। तो आइए इसकी डिटेल से बात करते हैं। बाकी आपको तरीका बता दिया, वैसे ही करना है। तो भाई जिनको टेबल याद करना है, याद करिए भैया। OI ये सारे लिगेंड हैं, इसमें तो होता ही नहीं है, ये याद कर लीजिए। इसमें 2 GI और 2 इसके भी होते हैं। 2 GI का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी या सिस ट्रांस ले लो। चलो आगे की बात करेंगे। इसमें देखिए MA3B3 स्टार लगा लीजिए, पहले के पुराने क्वेश्चन में आते थे, नए में संभावना कम है, लेकिन पढ़ लीजिए। एक फेशियल, एक मेरिडियनल, बाकी था ना 2 बनेंगे, इनको स्टार लगा लीजिए, 3 होते हैं। इनमें देखिए 4 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर OI पर आइए, इसके D और L 2 बनेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर यहाँ से देखिए 4 और 2 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 मिनट का टोटल, क्योंकि एनेंशियोमेरिक पेयर है ना, किसी दोनों में से एक कॉमन होगा, तो टोटल 5 ले जाएंगे। ध्यान रखना भाई, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। चलिए अगला सवाल, ये देखिए MA2B2C2, इसको स्टार लगाइए भाई, आ चुका है ये। 5 होते हैं, ठीक है। MABCDEF 15 होते हैं, हरे हरे 15। इसके Y देखो 30, बच्चे जोड़ेंगे 30 15 45, नहीं रे, अरे डेक्स्ट्रो लिबो कॉमन हो जाएगा ना, एक उसी का मिरर इमेज है ना, तो 15 15 30 लेना है एनेंशियोमेरिक पेयर, ध्यान रखना, 45 मत लिख देना। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए GI नहीं होता है, इसमें 2 होते हैं, OI इसमें 2 2 2, ठीक है। एनेंशियोमेरिक पेयर निकाल लीजिए। SI मतलब क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टोटल मतलब GI प्लस OI। अच्छा, यही तो सवाल पूछता है, GI प्लस OI, इसको बोलेगा स्टीरियो आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर, ध्यान रखेंगे भाई। आगे की बात करेंगे, इसमें GI होता नहीं, बाकी 2 3 4 6, इसमें देखिए 12 होता है, इसमें OI 0 0। तो आप टेबल से याद करो या ट्रिक बता दिए उससे भी करो, जहां से आपको अच्छा लगे, बाकी टेबल से ही कर ले, ठीक है ना। ये सब आपको देखना है डेटा, और बहुत कम जगह पर मिलेगा डेटा, काट काट के मिलेगा, सही से पढ़ लीजिए, सारे सवाल हो जाएंगे, गारंटी इस बात की। चलिए इधर देखिए MABC4, समझ पाओगे ना, ये बाइडेंटेट लिगेंड है भैया, ठीक है, अलग टाइप का, एक डोनर एटम अलग, डोनर एटम अलग, इसमें होता नहीं, इसमें देखिए 12 होते हैं, इसमें 24 होते हैं, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं।
अगला इसमें बहुत ही गजब की बात बताने जा रहे हैं। चिलेट वाले लिगेंड अगर एडजासेंट पाए जाए, ठीक है ना, तो उसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, काम की बात है, और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये बच्चे पॉइंट या तो समझे या तो रटे, इसको 3 डायमेंशन में बना करके देखोगे तो ही समझ में आएगा कौन बनाए, इसलिए पॉइंट को याद कर लीजिए, काम कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैक ऑफ पीओएस नहीं होता है। आगे की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भाई टेट्राहेड्रल में नॉट पॉसिबल, ऑप्टिकल पॉसिबल, ठीक है ना, और एब्सेंस ऑफ टेट्राहेड्रल रीजन लिखा हुआ है, इसमें पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल, पॉसिबल, समझ में आ गया ना, पॉसिबल दोनों होते हैं, बात खत्म, ठीक है। टेबल आपको हेल्प करेगा समराइज करने में, रिव्यू बनाने में। आगे की बात करेंगे, ये इसका एक क्विक रिव्यू है, मतलब एक साथ टेट्राहेड्रल में जीआई पता है, स्क्वायर प्लेनर में जीआई या आपने पीछे से पढ़ा, उसको समरी बना दिया, टाइम आपका बचेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल में ओआई ये आपकी समरी है, स्क्वायर प्लेनर में होता ही नहीं कोई, समझ गए बात ना। ऐसे टेट्राहेड्रल में इसको देख लीजिए, होता ही नहीं है, ठीक है। जो होता है उसे आप ध्यान रखिए, पीछे वाली टेबल पे समरी है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, बाकी बच्चे अपना सिस्टम से करेंगे, ठीक है ना। चलो चिलेट लिगेंड के बारे में बात कर चुके। बाइडेंटेट लिगेंड, ये क्या करते हैं, बाइडेंटेट का मतलब डोनर एटम दो होंगे, तो डोनर एटम ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाई द सिस पोजीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ज्योमेट्रिक कांस्टेंट imposed by the angle of Chillet ligand and is fundamental of all Chillet chemistry, important point है भाई। फिर दूसरा तरीका क्या है, ट्रांसफेयर मेथड से, सबसे बड़ा हीरो तो यही है, जिसको ये समझ में आ गया आराम से लगेगा। ज्योमेट्री रूल भाई, ज्योमेट्री में आप देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कुछ 6 है, टेट्रा है, ऑक्टा है, स्क्वायर प्लेनर, उसके हिसाब से देख लो। बाकी फेस उसको पता ही है, फेसियल और मेरिडियनल, इसके हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। अब इसमें क्या होता है, इसकी फोटो देखो भाई, इसकी फोटो देखिए, इसमें क्या होता है, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ठीक है, इधर लिगेंड है, इसके ऑर्बिटल है, तो जो ये मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल, ध्यान से देखिए, मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल और लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, यानी लिगेंड का ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसका जस्ट उल्टा, यानी इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन मेटल देगा किसको, कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में, और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। यही मेटल कार्बोनिल की सबसे बड़ी खास बात है। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज सिनर्जिक। इसका मतलब क्या है, एक साथ या तो सिग्मा डोनेट कर रहा है और पाई एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों सिग्मा पाई दोनों बना रहा है, सिनर्जी किसी को बोलते हैं। सिनर्जिक होने से मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, यानी सिग्मा और पाई दोनों बन जाएंगे तो ओवरऑल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए आगे की बात करते हैं। ये फोटो आपने समझ लिया होगा पाई बैक बॉन्डिंग का। चलिए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बैक बॉन्ड कैसे कैसे काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे काम करता है, बैकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल और फील्ड ऑर्बिटल यानी लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल सिग्मा बनाते हैं, ठीक। इसके अलावा कार्बन एंड का जो है नॉट ऑक्सीजन डोनेट द लोन पेयर, और ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। यहां देखिए लोन पेयर मिलके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। दोनों एक साथ हो गए सिनर्जिक, जिससे टोटल बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये कुछ कहना चाह रहा है, यानी मेटल कार्बन का बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सी और ओ का बॉन्ड उतना वीक होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस पे भी सवाल बनेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। ये एग्जांपल देख लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, अब आप सोचोगे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, कार्बोनिल में होता है, ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो। तो नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ सिनर्जिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा। इसके बाद
न्यूट्रल वाले का, उसके बाद प्लस वाले का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा जो न्यूट्रल है उसमें थोड़ा कम होगा और प्लस में बिल्कुल कम होगा। दूसरी बात क्या कर रहा है, तो अगर ये MC बॉन्ड ज्यादा है तो CO बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। अभी बताया था ना, MC बॉन्ड मेटल कार्बन का बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग तो CO का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कमजोर, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक, ध्यान रखेंगे। चलो भाई, इसके अलावा CO बॉन्ड लेंथ अगर वो कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ लंबा। तो ये बात आप समझ गए। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कहने का मतलब CO बॉन्ड लेंथ इन मेटल कार्बोनिल इज मेजर्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू बार, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स R वेव नंबर। फ्री CO एब्जॉर्ब एट, ये यूनिट है, वैल्यू है मेटल कार्बोनिल एट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी रिलेशनशिप क्या है, यह भी आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा प्रोपोर्शनलिटी चेंज, यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। समझ गए ना, ये पॉइंट स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब सवाल आता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसका मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सॉरी उल्टा हो गया इसका, यहाँ पर क्या है, न्यू बार अगर ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, सही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि अगर PF3 जैसे CO को पढ़ा ना, ऐसे PF3 ये कह रहा है एक पाई एसिड लिगेंड है, ये भी पाई एसिड लिगेंड है, तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा तो उसका पाई एसिड पावर ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी पाई एसिड की तरह बिहेव करता है, जैसे मेटल कार्बोनिल में हो रहा था वैसा इसमें भी होता है, ठीक है ना। जैसे इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ वापस होकर के पाई बॉन्ड, तो सेम एज अ सेम फंक्शन। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें CO और PF3 में तो क्या होगा, कह रहा है कि PF3 इज द स्ट्रॉन्गर पाई एसिड लिगेंड देन CO, तो कंपेयर द M मेटल कार्बन एंड CO बॉन्ड बिटवीन NiCO4 एंड NiCO3 और PF3 लगा दिया इसने, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है, ये आपका एग्जांपल, इसको ऐसे लिखिए, Ni यहाँ पर CO ही है और यहाँ पर आपका क्या है, Ni के साथ क्या है, PF3 है, ठीक। तो कह रहा ऑल फोर लिगेंड्स, यानी CO4 की बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर एक्चुअली अमंग द CO बैक बॉन्डिंग, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है वो वीकर हो जाएगा देन CO बॉन्ड, ठीक। यहाँ आओ, PF3 कह रहा पाई से CO से ज्यादा पाई एसिड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, it is compete more effectively for the metal d electron density, less electron density is available for back bonding। समझे कि नहीं समझे, जब ये अट्रैक्ट कर लेगा तो CO के साथ बैक बॉन्डिंग के लिए कम होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर CO बॉन्ड, इसका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा एंड वीकर द MC बॉन्ड। MC मतलब ये मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड, ये मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड ये कमजोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि PF3 क्या है, पाई एसिड एक अच्छा लिगेंड, ये विड्रॉ कर रहा होगा, समझ गए ना। ये भी सवाल पूछा गया भाई। आगे सिनर्जिक बॉन्डिंग जी सॉल्ट आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे ऐसे आपने बना दिया, जी सॉल्ट में ये CH2 लगा होता है, ये इसका बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो सेम है, जब ऐसा ही है जैसा आपने कार्बोनिल में पढ़ा था, सेम ऐसा भी ज्योमेट्रिक फीचर में इसमें भी ऐसा भी बॉन्डिंग होता है, यानी कार्बोनिल में भी होता है सिनर्जिक बॉन्ड, PF3 में भी होता है, इसके अलावा CH2 में भी होता है। कहने का मतलब ये हम लोग इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, इसमें भी होता है। चलिए आगे की बात करेंगे, जी सॉल्ट में बाकी सब कुछ सेम है, फील्ड ऑर्बिटल, कंप्लीट ऑर्बिटल, बैकेंड ऑर्बिटल सेम पैटर्न पे है, बस उसमें मॉलिक्यूल बदल गया, CH2 और CH2। आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेप्टर टेंडेंसी, जैसे आपने इसको ले लिया C2Cl4, C2F4 और C2H4, इसमें पाई एक्सेप्टर जो टेंडेंसी है उसकी ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें छोटा सा कहानी ही जरा देख लीजिए।
कह रहा है कि अगर के PtCl3 और यहाँ पे लिख दिया है C2R4 ब्रैकेट में लगा दिया है, और ये पूछ रहा है अगर R को रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोजन से, फ्लोरीन से, Cn से और CH3 से, तो पूछ रहा है विच कॉम्प्लेक्स हैज लॉन्गेस्ट CC बॉन्ड, सबसे लॉन्गेस्ट CC बॉन्ड किसका होगा। ठीक है ना, यानी R को रिप्लेस कर दो, टेंडेंसी आपने पहले से पढ़ लिया। तो देखिए C2H4 है, ये Cn है, C2H4 और CH3 है, तो इसमें देखिए Cn की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। अगर Cn की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो बैक बॉन्डिंग को क्या करेगा, कमजोर करेगा, और कमजोर करने की वजह से क्या होगा, लॉन्गेस्ट CC बॉन्ड किसकी हो जाएगा, Cn का। समझे कि नहीं समझे भाई। चलिए आगे की बात करते हैं, इनके एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन आपको याद होगा क्लोरोफिल, ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B12 ये किसका कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाल्ट का। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स के एप्लीकेशंस है। इसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग यूज करते हैं, EDTA, सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। लेड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है किसका, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA, सब बहुत पूछा गया है। सिस्प्लेटिन ये एंटी कैंसर ड्रग है, सिस्प्लेटिन की फोटो ऐसी होती है, सिस समझते होंगे। ठीक, मेटलर्जी में जैसे मंड प्रोसेस में कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स बनता है, मैक अर्थर प्रोसेस में गोल्ड का प्रोसेस बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका यूज करते हैं। बाकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स, फोटोग्राफी में AgBr और हाइपो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा ओवरऑल व्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी होगा आप वीडियो में जरूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले एपिसोड में।